इसका क्या करूँ मैं? एक तो यार इसकी किसी के पास सिंगल पीडीएफ पड़ी है तो मुझे भेज देना, मेरे पास ये बिखरे हुए पड़े हैं। मैं तुम्हें कोर्स बता देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा हौसला पड़ जाए। फिलहाल तो मैं कोर्स ही बता देता हूँ। मेरे हिसाब से लेक्चर 18 से लेके तकरीबन 25 तक या 26 तक डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं। 26 से 30 तक गालबन डिफ्रेंसिएशन है, इतना नहीं हो सकता, वैसे कम होएगा। फिर शायद 31 से 34 तक इंटीग्रेशन है, और फिर इवेंचुअली 35 से 40 तक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लास्ट जो मैं कभी किए ही नहीं आज तक, मैंने तो खोल के भी नहीं देखे, तो 41 से 45 मैट लाया था, मैंने ये कभी आज तक खोले भी नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि वो, अब जाहिर बात है तुम्हें डिफरेंशिएशन भी आती है, तुम्हें इंटीग्रेशन भी आती है, तुम्हें डिफरेंशियल, ये तो सब कुछ तुम्हें आता है, लेकिन वो ये सारा कुछ न्यूमेरिकली करवाता है। विच मीन जो तुमने सीखा ना कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, ये वो बात नहीं हो रही, ये न्यूमेरिकली इन सारी चीज़ों को करवाएगा। तो ये सारा काम नया है सबके लिए। तो ये है, मतलब ये मुश्किल नहीं है, मतलब हाँ इसमें मुश्किल क्या है, इसमें मुश्किल डेरिवेशंस हैं। अगर तुम इसके खतरनाक फार्मूलाज की डेरिवेशन करते हो तो वो वाकई मुश्किल काम है, लेकिन वो नहीं है, मतलब वो दिया हुआ है बुक में, लेकिन वो बेसिकली इंटरेस्ट के लिए है, वो टेस्टिंग नहीं होती उसकी। 18th लेक्चर से स्टार्ट कर देता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं। अब अगर 23 से स्टार्ट करूँगा तो वो बिल्कुल दरमियान में होएगा, तो मतलब हाँ, मतलब मुश्किल है। तो अगर मैं डायरेक्टली 23 खोलूँ तो ये लेग्रांज का इंटरपोलेशन फार्मूला है। अब अगर तो तुम्हें फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस की टेबल्स आती हैं, अच्छी आती हैं, तब तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। तो नहीं, कोई सेंस नहीं बनती, मेरा ख्याल 18वें से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब 18वें से तुम्हें आता होएगा पहले से, ऐसे ही है ना? तुमने इतनी मेहनत की होगी उसके अंदर, मिड के अंदर सारा तुमने पढ़ लिया होगा। चलो रिवाइज कर लो, कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करो। ये डिफरेंस ऑपरेटर्स है, ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर्स। डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 ऑपरेटर्स थे, ठीक है। इसमें एक फॉरवर्ड डिफरेंस था, एक बैकवर्ड डिफरेंस था, और एक सेंट्रल डिफरेंस था, ठीक है। पहली 2 पे आपकी किताब ने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है, तीसरी करवाई हुई है उसने, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। तो डिफरेंस तो डिफरेंस होता है कि 3 किस्म के डिफरेंस कैसे पैदा हो गए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझो कि तुम्हारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये इस तरह से समझो कि तुम्हारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई है जिसमें एक्स और वाई लिखा हुआ है। सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज एक टेबल में दी हुई है, यानी एक्स नॉट वाई नॉट, x1 y1, x2 y2। अब ये अपने दिमाग में रचा बसा लो, ठीक है, कि तुम्हें एक टेबल ऑफ वैल्यूज गिवन है जिसमें पहली वैल्यू हमेशा एक्स नॉट कहलाएगी, उसका वाई नॉट कहलाएगा। दूसरी वैल्यू हमेशा x1 कहलाएगी, उसका वो y1 कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो एक तो उसका निशान ये होता है डेल्टा, जो अगेन हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस यही होता है, ठीक है। तो ये तो आसान होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि आप ये बचपन से बाकी इस्तेमाल करते हुए आ रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे आप सीखने वाली बातें ये हैं कि जब मैं आपसे डेल्टा वाई नॉट मांगूंगा तो आप y1 माइनस वाई नॉट करो। बड़ा आसान लग रहा है कहने में कि 2 वैल्यूज वो हैं, लेकिन यही तो बारीकियां हैं इसके अंदर। तो अगर मैं आपसे डेल्टा y1 मांगूंगा तो आप हमेशा y2 माइनस y1 करोगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे आई डोंट नो डेल्टा x5 मांगूंगा, डेल्टा
y55 होएगा ना, डेल्टा y55 मांगूंगा तो आप हमेशा मुझे y56 माइनस y55 दोगे, देयर इज नो अदर वे, और कुछ नहीं है, ठीक है। y55 माइनस y54 गलत है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में हमेशा ये होता है कि आप अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू माइनस करते हो हमेशा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ गए, इनको कहते हो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस। ये हैं तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस। तो अब ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस की बात करने लगे हैं, तो ये तुम्हारे क्या लाते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये सारा फॉरवर्ड डिफरेंस की बात होने लगी है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या होएगा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ये होएगा कि इन डिफरेंसेस का डिफरेंस लो, यानी इन दोनों का डेल्टा वाई नॉट और डेल्टा वाई वन का डिफरेंस लो, तो वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस बन जाएगा। यानी डिफरेंसेस का तो वो कैसे निकलेगा, वो उसको हम लिखते हैं डेल टू पावर में 2 लिखते हैं, ठीक है, डेल टू वाई नॉट। क्या उसको हम ऐसे ऐसे निकाल के नहीं दिखाया? चलो ये थोड़ा सा उसने निकाल के दिखाया है, यही कर लो। तो डेल टू वाई नॉट जो है ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस होगा ना, ये ऊपर 2 पड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंस होएगा फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस का। इन कौन से वालों का? वाई वन माइनस वाई नॉट का, ठीक है। फिर डेल टू वाई वन क्या होएगा? अगेन फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंस का वाई टू माइनस वाई वन। फिर थर्ड ऑर्डर आ जाएगा, फिर फोर्थ ऑर्डर आ जाएगा, फिर फिफ्थ ऑर्डर आ जाएगा, इसी तरह चलता है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व होता है टेबल के अंदर। ये हर बंदे को एग्जाम में आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हुआ ना, यानी ये मतलब ये फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनता है। अब बुक के टेबल बड़े माठे हैं, जब वो उसकी अलाइनमेंट और वो कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा ना कि वो कैसे बनाता है, तो हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं, ज़रा कुछ पता भी चल जाएगा। तो कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। वो हॉरिजॉन्टली लिखी नहीं है, मैं सिर्फ वर्टिकली लिखना चाहूँगा, बस ये डिफरेंस है। तो एक्स क्या है? 0.1 का डिफरेंस है हर दफ़ा, तो 0.1, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3। ये कौन लिखे अब? तो 0.00 तो ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है, एक्स और वाई का। तुम्हें पता है कि पहली वैल्यू को कहते हैं एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। ये एक्स नॉट हो गया, ये उसका वाई नॉट हो गया, फिर ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, इस तरह। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है ना, साइड पे इवन लिख लेना चाहिए कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इट हेल्प्स बिकॉज वो कंफ्यूजन फिर उससे ज़रा दूर हो जाती है। तो मतलब ये मैंने सिर्फ एज अ रेफरेंस अपने लिए समझ लो लिखा है, साइड पे कर दिया है कि ये मेरी रो नंबर ये चल रही है, ये एक्स नॉट हो गया, ये वाई नॉट, ये एक्स वन वाई वन, क्विकली देख सकता है बंदा कि ये एक्स फाइव, ये वाई फाइव। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस लो, यानी डेल वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट। ये दिमाग में बिठाओ, डेल वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट। अब जहरी बात है, तो बड़ा सिंपल है, वाई वन माइनस वाई नॉट है, यानी इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है, दैट्स इट। मैं खुद इसको इस तरह करता हूँ कि जौन सा डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ ना, यानी ये वाई नॉट वाला निकाल रहा हूँ ना, तो उसको मैं नॉट वाली रो में रखता हूँ, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये माइनस ये है। करना तो बड़ा आसान है, वाई वन माइनस वाई नॉट ही करना है ना। तो मैं ये इतने मुश्किल में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे ये पता हुआ है कि जैसे ही मैं इसको देखूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है, मैं जैसे ही इसको देखूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है, जो 0 रो में पड़ा है, तो ये डेल वाई नॉट है। क्या अगला क्या होएगा? डेल वाई वन, वो वाई टू माइनस वाई वन होएगा, एंड सो ऑन।
वैसे तो जनरल नॉलेज से भी समझ आता है, लेकिन लास्ट वैल्यू डजंट मेक सेंस, बिकॉज तुम उसको पार कर रहे हो ना, तुम मतलब तुम्हारे पास जो लास्ट वैल्यू थी वो y6 थी, तो जब तुम डेल y6 निकालने की कोशिश करोगे तो यू विल नीड y7, वो तो तुम्हारे पास है नहीं, तो लास्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है, लास्ट वैल्यू नहीं निकलती। इसी तरह सेकंड ऑर्डर, अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस के जो फॉर्मूले थे उनमें डिफरेंस निकल रहा था किसका, फर्स्ट ऑर्डर वालों का, हैंस सेकंड ऑर्डर ना। तो अब तुम जहरी बात है y1 और y0, ये जो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस हैं इनका डिफरेंस निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस ये एंड सो एक वैल्यू फिर जहरी बात है कम होगा। काम कब तक चलता रहता है, जब तक डिफरेंसेस चलते रहते हैं। एक तो कॉपी पेस्ट भी जरा थोड़ा सा सोच समझ के किया करो, अनलेस तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो एक्सेल वो खुद ब खुद चेंज कर देती है ना फॉर्मूलाज, तो अनलेस तुम्हें उस बात की समझ आए कि वो कैसे करती है, तो फिर कॉपी पेस्ट ना किया करो। ये फाइनली फिफ्थ ऑर्डर पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब तुम इसको वो करोगे हैं, अच्छा चलो, एक्सेल के फ़ायदे बड़े हैं लेकिन थोड़े से नुकसान भी हैं, वो नुकसान ये है। लो भाई पहले तो बताओ यहाँ तक कोई मसला है। तो हर दफ़ा फॉरवर्ड डिफरेंस करते हुए तुम जारी बात है एक एक वैल्यू खाते जाओगे ना, वो तुम्हें समझ आ गई बात कि ये जो ये वैल्यू निकली है ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसको अगर निकालना होगा तो इसके लिए तुम्हें अगली वैल्यू भी चाहिए होगी, वो नहीं होती, तो हर दफ़ा एक वैल्यू तुम्हारी कम होती जाती है, ऑटोमेटिकली ये ट्राइंगल सी शेप तुम्हारी टेबल की बनती जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, पता ही होएगा आईटी के स्टूडेंट को, ये जीरो है ना, मतलब यार ये जीरो है ना, ये 10 की पावर -16 लिखा हुआ है, तो एक्सेल जब यूज़ करते हो तो एक्सेल वो उस नंबर ऑफ वैल्यूज तक जाती है जहाँ तक वो है। अगर ये आपको नहीं पता तो इसको जाके रिसर्च करोगे ये क्या है, मैं इसको टाइप करने लगा हूँ, तो मैं कहता हूँ नंबर का टाइप है और नंबर में मैंने 2 डेसिमल्स किया, वो जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा ये मेरी फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बन गई। अब अगर मैं तुमसे पूछूँ कि ये क्या चीज़ है, मैं तुमसे ये बल्कि उल्टा पूछता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि डेल 3/2 क्या है, del 3/2 याद हो गया, del 3/2, हाँ जी पढ़ो कौन सी वैल्यू है। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस देखने के लिए तुम इधर चलेगा, और y2 देखने के लिए अब ये जरा गौर से करना कि अगर 0.004, हाँ एग्जैक्टली 0 पॉइंट नहीं, हाँ 0.004, अब अगर तो तुमने मेरे तरीके से किया है तुम फिर तो तुम पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुमने ये बुक के तरीके से किया है तो फिर तुम गुम हो जाओगे बेसिकली, ये मतलब इसकी कोई वो इसका कोई वो असूल नहीं है कि ये किस रो में लिखता है, तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगा कि ये तरीका फॉलो किया करो, ये रो नंबर वाला, क्योंकि ये बड़ा आगे हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको देख के बता सकता हूँ कि ये del 2/3 है ये वैल्यू, ठीक है, वरना आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। ये इसकी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाई, आंसर तुम्हारे एग्जैक्टली मैच करने चाहिए उसके साथ, लेकिन शेप मैच नहीं करेगी क्योंकि इसकी शेप की कोई सेंस नहीं है, ये इस शेप की कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बना है। अच्छा एक्सप्रेस ये इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस ऑफ y0 एंड थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस ऑफ y0, डेरिवेशंस हैं, डेफिनेशन से करनी है, बिल्कुल प्योरली डेफिनेशन से करनी है। del 2/y0 क्या होता है, del y1 माइनस del y0, एग्रीड। अब del y1 क्या होता है, वो ऊपर भी लिखा होएगा y2 माइनस y1, और ये होता है y1 माइनस y0, सिंपली सब्स्टिट्यूट करके जो भी एक्सप्रेशन बन जाता है। इनमें हमने ज़्यादा फंसना भी नहीं, एक तो ये पहले मिड टर्म से पहले की चीज़ें हैं, दूसरा मुझे सिर्फ जो चीज़ें चाहिए ना मिड से पहले की मैंने सिर्फ वो करनी है। अच्छा हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है,
ये हैं। वैसे ये इंटरेस्टिंग है कि कोई भी तुम किसी भी ऑर्डर के डिफरेंसेस ले लो, डेल एन, डेल 3, डेल 4, उनको तुम एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ वाई नॉट, यानी उनको बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके आओ। ठीक है, होना कैसे अलजेब्रा से होना है, नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नहीं फिलहाल नज़र आ रहा। इवेंचुअली बायनॉमियल बनता है। अच्छा, अब ज़रा चलो, अब इसको मैं करूँगा नहीं, ये अब आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है। ये अब बैकवर्ड डिफरेंस है। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए जो निशान यूज़ हो रहा है वो उल्टा डेल्टा है, और मैं अब सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बैकवर्ड डिफरेंस होता क्या है, और बाकी तुम अब खुद कर लो। ये जो मैंने बताऊँ, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए निशान जो यूज़ होता है वो ये उल्टा डेल्टा है। और बैकवर्ड डिफरेंस है क्या, इसमें भी ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस करो स्टार्ट। डेल वाई वन, इसको यूजली डेल्टा रीड करते हो, इसको डेल रीड करते हो यूजली, जो रिवर्स वाला होता है ना, उल्टा डेल्टा। तो डेल वाई वन अब क्या होएगा, वो वाई वन माइनस वाई जीरो होएगा। फ़र्क है, देख लो कि फ़र्क है। फॉरवर्ड डिफरेंस में हमेशा ये होता है कि अगर तुम वाई नॉट का डिफरेंस निकाल रहे हो तो तुम आगे जाते हो। फॉरवर्ड कहते ही इसलिए तुम इधर से आगे जाते हो, यानी तुम वाई वन माइनस वाई नॉट करते हो। और बैकवर्ड डिफरेंस में तुम जिस जगह पे होते हो उससे पीछे जाते हो, यानी अगर वाई वन का निकाल रहे हो तो वाई वन माइनस वाई नॉट होगा। जाहिर बात है, डेल वाई नॉट निकल ही नहीं सकता। डेल वाई नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज उसके लिए तुम्हें वाई नॉट में से माइनस करना पड़ेगा वाई माइनस वन को, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस ऐसे चलता है कि जिस जोन सा बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो उससे हमेशा पीछे जाते हो, जीरो से पीछे नहीं जा सकते। देयर फॉर दिस डज नॉट एग्जिस्ट ऑब्वियसली। तो जहाँ से स्टार्ट करते हो वो वाई वन होएगा। और बस बताने वाली बात तो इतनी है एक्चुअली, फिर सेकंड ऑर्डर भी इसी तरह से चलेगा। सेकंड ऑर्डर भी इसी तरह से चलेगा। थोड़ा सा गलत लिखा है मुझे लग रहा है, मतलब मुझे काफ़ी यकीन है गलत लिखा है। ये क्या चक्कर है, ये क्यों बिल्कुल गलत लिखा हुआ मतलब क्वाइट शॉकिंग, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको फारिग करो, मुझे नहीं पता ये क्या है और क्यों है। मैं बता देता हूँ क्यों है, मतलब गलत क्यों है यार। ये मतलब अब जब सेकंड ऑर्डर के डिफरेंसेस निकालने जाओगे तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, यानी फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस का। तो अभी अभी जो हमने बात की है कि मतलब डेल वाई नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अब जो पहला सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस निकलेगा वो वाई टू का निकलेगा, क्योंकि तुम वाई टू से ही वापस जा सकते हो ना, तुम वाई टू से ही माइनस वाई वन कर सकते हो, उससे पहले तो नहीं कर सकते, क्योंकि वाई वन कैसे निकाल रहा है, और निकाल भी गलत रहा है, फॉरवर्ड निकाल रहा है। तो ये मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा है कि वो गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो फिर 2-3 मिनट में पता चल जाएगा। ये बिल्कुल अगेन बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल की उसकी शेप की कोई लॉजिक नहीं है। मैं खुद एग्जांपल करता हूँ, गलत तो नहीं कर रहा, मुझे काफ़ी यकीन है मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा एग्जांपल भी कोई नहीं। आ, या ये देखो ये मैं कह रहा हूँ कि जब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस निकालोगे तो डेल वाई नॉट नहीं निकल सकता। इसी तरह जब सेकंड ऑर्डर का निकालोगे तो सेकंड ऑर्डर का वाई वन निकल नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। थर्ड ऑर्डर में टू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। आखिरी चीज सेंट्रल डिफरेंस है, ऑपरेटर ये है। ठीक है, और अब फॉरवर्ड डिफरेंस को मैंने तो हमेशा ऐसे याद किया है
कि ये फॉरवर्ड जाता है, यानी अगर मुझसे y1 कहा जाएगा तो मैं आगे जाऊंगा, y2 माइनस y1 करूंगा। अगर मुझसे बैकवर्ड मांगा जाएगा y2 का तो मैं y2 पे खड़े होकर पीछे जाऊंगा, यानी y2 में से माइनस करूंगा y1 को। और सेंट्रल जो है वो दोनों के हाफ हाफ काटता है, यानी अगर y2 कहा जाएगा तो मैं हाफ आगे जाऊंगा, हाफ पीछे जाऊंगा। अब ये हाफ की लॉजिक जरा अजीबो गरीब होती है, ठीक है। कि शायद आपको बहुत ही अजीब लगे, नहीं एक्चुअली इसको देखो इतनी अजीब नहीं लगेगी। अब सेंट्रल डिफरेंस 1 पे नहीं निकल सकता, सेंट्रल डिफरेंस बाय 1 का नहीं निकल सकता, क्योंकि हाफ आगे जाओगे तो 1.5 की तो कोई लॉजिक नहीं ना। अब इधर से बाय 1.5 कहाँ से मैं पैदा करूँ, वो तो नहीं है। तो जो सेंट्रल डिफरेंस निकलता है वो दरमियान में निकलता है, हाफ पे निकलता है। अब हाफ वैल्यू आगे जाओ 1 आ गया, हाफ वैल्यू पीछे जाओ 0 आ गया। ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। पहले पड़ी बात। यानी अगर मैं कहूँ कि पहली बात है ये x0 है, ये y0 है, ये x1 है, ये y1 है। अब अगर मैं सेंट्रल डिफरेंस निकालूं तो वो एक्चुअली टेक्निकली इन दोनों के सेंटर में निकलेगा, वो हाफ होएगा। वो ना 0 के ऊपर निकलेगा ना 1 के ऊपर निकलेगा, वो हाफ के ऊपर निकलेगा। तो और सेंट्रल डिफरेंसेस हमेशा ही हाफ के ऊपर निकलेंगे। तो पहला हाफ के ऊपर, दूसरा 3/2 के ऊपर, तीसरा 5/2 के ऊपर, सो ऑन। अब सेंट्रल डिफरेंस निकालना है 3/2 पर। हाफ आगे जाओ y2 आ गया, हाफ पीछे जाओ y1 आ गया, अल्लाह खैर से, ठीक है। एक्चुअली ये इसमें बेहतरीन फार्मूला है। बस एक अगर फार्मूला लेना चाहते हो सेंट्रल डिफरेंस को समझने के लिए तो वो ये गेम है कि हाफ का फ़र्क है। इस्तेमाल हुआ है, ये आ गया। कम है, बहुत कम है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बगैर तो आप आगे चल ही नहीं सकते ना, लेकिन ये भी मतलब आगे यूज़ हुआ है। अब इसका टेबल बनाने का सही तरीका ये है कि x0 और x1 के दरमियान में, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे आप ये वैल्यू लिखो y हाफ की। तो अब मैं अभी बैकवर्ड का टेबल बनाऊंगा, फिर तुम्हें इस पे वापस लाऊंगा कि ये कैसे होएगा। अच्छा, फिर डेरिवेशंस हैं, फिर आगे चलते हैं। लेक्चर 20 करना ज़रूर है यार, छोड़ना नहीं है, लेकिन अब अगेन मिड से पहले है तो इस वक्त तो मैं नहीं करना। मुझे पहले ना एक बैकवर्ड का टेबल चाहिए, शुरू में मुझे सबसे पहले एक बैकवर्ड का टेबल चाहिए। ये वैल्यूज पकड़ो और बैकवर्ड का टेबल बनाओ एक दफा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अगर तुम लोग मिड टर्म्स देते, अगर तुम्हारे एग्जाम्स होते तो हर बंदे को ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता टेबल्स बनाने का, क्योंकि इनके बगैर आगे चल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त नहीं किया तो अब जरूर कर लो। और वैल्यूज क्या है, 1। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल यूज़ करो बिल्कुल भी। अगर आपको एक्सेल पे मतलब हल्की सी भी कंफ्यूजन है ना तो हाथ से करो, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े आसान है, पेपर भी ये बहुत आसान है, फुल स्कोरिंग पेपर है। तो कुछ स्टूपिड मिस्टेक से मतलब इसको नहीं वो खराब करना। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस किसी को भी समझ आई है? कोई अपना टेस्ट लेना चाहता है, चेक करना चाहता है, मुझे बता दो कि किधर लिखूं और क्या लिखूं। तो सबसे पहला बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। निकाल सकते हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। वैल्यू से पीछे कहाँ जाओगे? बैकवर्ड डिफरेंस है ना, पीछे तो जा ही नहीं सकता, तो फर्स्ट वैल्यू निकल ही नहीं सकती। सेकंड निकलेगी, कैसे निकलेगी? y1 माइनस y0। ये करना तो बहुत ही आसान है, बस इसमें ये छोटी छोटी ही लॉजिक्स हैं जो बस पकड़नी है, एंड डन, खत्म।
तो लास्ट वैल्यू उसमें निकल आएगी ना। हाँ, क्योंकि मुझे लास्ट वैल्यू में क्या करना है, 512 में से पिछली वैल्यू माइनस करनी है ना, वो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में पहली वैल्यू नहीं होती थी, इसमें लास्ट नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें याद ना करो प्लीज़, ये करो हाथ से करके देखो कि समझ आती है। सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है। अब इस सारे को तो भूल जाओ ना कि ये लिखा हुआ है। अब मुझे सिर्फ इसका बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है। तो ज़ाहिरी बात है पहली वैल्यू तो मैं निकाल नहीं सकता, इससे पीछे कहाँ जाऊँगा। तो ये वाली वैल्यू सबसे पहली होएगी जो निकलेगी, और फिर आगे इसको मैं कॉपी कर, सिंपल थर्ड ऑर्डर। ज़ाहिर बात है पहली वैल्यू फिर नहीं निकलेगी, वो सब रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को। और वेरी गुड, ये सारे 6 हो गए। अब मुझे पता है कि आगे सारे 0 हो जाएंगे। अब इसके बाद जब डिफरेंसेस निकालोगे तो वो सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे टेबल खुद ब खुद ख़त्म है, यहाँ पे टेबल खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही होएगा, मतलब हमारे लेवल पे तो ऐसे ही होएगा, तो खुद ब खुद ख़त्म हो 0 हो गया ना। इसके बाद अब स्टूपिड बात है अगले निकालना, वो सारे 0 ही होंगे ज़ाहिर बात। तो मैं जिस बात पे बार बार गौर करता हूँ, शेप देखो। एक्चुअली अगर मैं तुम्हें पूरी दिखाना चाहूँ तो मैं तुम्हें ये भी निकाल के दिखा दूंगा और तुम्हें शेप क्लियरली अब नज़र आ जाएगी। वो अपर ट्रायंगुलर बनता है, वो ऐसे ऊपर की ट्रायंगल चलती जाती है और ये नीचे की ट्रायंगल चलती जाती है। और अगर सेंटर वाला सेंट्रल डिफरेंस बनाओगे ना तो वो ऐसे दोनों तरफ से ट्रायंगल बनती भी है, लेकिन वो एक्सेल पे बनाना नामुमकिन है, वो सेल्स के दरमियान में कैसे जाएगा। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल है। अगेन तुमसे वही सवाल करूंगा, ये क्या चीज़ लिखी हुई है। तो ये del 2 लिखा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस है। दिस इज del 2 by 6। क्लियर, ये वैल्यू क्या है, दिस इज del 2 by 6। ये चीज़ें मतलब ये आगे बड़ी इस्तेमाल होनी है, मैं इसलिए इनके ऊपर बार बार वो कर रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। तो जब तुम डिफरेंस टेबल बनाओगे अगेन, अच्छा ये इसने सही बनाया है, ये इसने बिल्कुल सही बनाया है कि इसकी शेप भी बिल्कुल ऐसे ही आ रही है, ठीक है। तो रिजल्ट्स भी यही होने चाहिए आपके, ऑब्वियसली वो सारा कुछ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तबीयत अभी तक ये मैंने तुम्हें मिड से पहले के 3 लेक्चर जो बुनियाद हैं अगले 10 लेक्चर्स की, तो मैंने तुम्हें घोल के पिलाने की कोशिश की है कि बस ये तुम्हें याद आ जाए और हो जाए बस, ठीक है। ट्रस्ट मी, जिससे ये टेबल्स नहीं बनती आगे कुछ नहीं होता, आगे कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, अब आगे ये 2 लेक्चर्स हैं, अगेन ये भी तेज़ी से करूंगा क्योंकि ये भी मिड से पहले के हैं टेक्निकली। ये एक 21 है और एक 22 है। यार एक्चुअली 20वां भी करना चाहिए, 20वें में एग्जाम के क्वेश्चन हैं 20वें में, लेकिन अगेन इस वक्त नहीं। लेकिन ये करवा लेना मुझसे, ये छोड़ने ना देना। डेरिवेशंस इस बुक में तकरीबन सारी मैं छोड़ दूंगा। वो है बंदा जो मुझसे पूछ रहा था पहले आज सुबह डेरिवेशंस का। सर मैं पूछ रही थी आपसे। अच्छा सॉरी, बंदा कहाँ है सॉरी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये प्योर मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप समझती हो ना कि वो प्योर मैथ्स के अंदर आपको बेसिकली डेरिवेशंस के ऊपर काम करना होता है, रिजल्ट्स के ऊपर काम करना होता है। ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है। व्हाट न्यूमेरिकल मींस इज कि आपने वो शुरू में जो पहले 10 लेक्चर्स थे वो क्या थे कि कर तो आप एक इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उसको आप आइट्रेट कर करके अप्रॉक्सीमेट कर करके सोल्यूशन तक पहुंच रहे थे। डेरिवेशंस यहाँ पे दी हुई है सिर्फ कंप्लीशन के लिए, बेसिकली कि उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बने कि ये चीज़ जो एकदम से जो फॉर्मूला हम सामने रख देते हैं ना कि ये 2 लाइनों का फॉर्मूला है, वो कहाँ से आ गया, उसके पीछे कोई एक प्योर मैथ्स की बेस चल रही है। तो डेरिवेशन इस सब्जेक्ट में बिल्कुल कतन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा कभी डेरिवेशन एग्जाम एंगल से, इस वो और सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट है, बट नॉट हियर एट ऑल। और मैं भी जब आगे जाऊंगा तो मैं डेरिवेशंस को बड़ी जिक्र तो किया करूंगा, लेकिन बड़ी तेजी से जाया करूंगा। वो एक एक डेरिवेशन घंटे घंटे 2-2 घंटे की होती है एक डेरिवेशन। एग्जाम के पेपर्स खोलोगे, एमसीक्यूज खोलोगे, वो सारा न्यूमेरिकल है, यानी कैलकुलेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स की चेकिंग है कि मतलब आपको यूज करना आता है, यानी ये प्रॉब्लम है। आप डिग्री कौन सी है आपकी? सर मेरी एमएससी मैथ्स है। हाँ सही, बस सही, समझ गया। लेकिन इसको प्लीज न्यूमेरिकली ही पढ़ो, इसमें डेरिवेशंस में ना फंसो इसमें, ठीक है।
करना चाहती हो, टाइम है, ज़्यादा आगे जाना चाहती हो, इंटरेस्ट लेना चाहती हो, तो ये वाली बुक छोड़ के ये बुक छोड़ देना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये बुक छोड़ के कोई भी प्योर मैथ की किताब खोल लो जिसमें वो मेथड डिराइव हुआ हो, वहाँ से समझो। इसके अनफॉर्चुनेटली ना आपको लेक्चर से समझ आएगा, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं हुआ उसने डेरिवेशंस, उसने बस जिक्र किया होएगा बस, आई गेस जिस तरह बस तेज़ी से गुजर गया होएगा, पाँच जी छः सर, मिनट वो में। लेक्चर्स बिल्कुल समझ नहीं आए थे। हाँ, वो मतलब वो उसका रीज़न है ना, उसका रीज़न ये है कि वो उसने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया हुआ डेरिवेशन के ऊपर, वो 5-6 मिनट में डेरिवेशन में से गुजर जाता होएगा। अच्छा, मैं इससे भी तेज़ी से गुजर जाता हूँ ठीक है, ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, तो ना टेंशन लो, मुझे अब आपकी बात समझ आएगी। न्यूमेरिकली करो और देखो कि आपसे असाइनमेंट सॉल्व होती हैं, क्विज सॉल्व होते हैं, एज लॉन्ग एज वो हो रहे हैं यू आर ओके, ना वरी करना। अच्छा, बाकी सबके लिए ये लेक्चर 20 मुझे छोड़ने ना देना, मुझे याद करा देना बाद में। 21 की सिर्फ हेडिंग पढ़ो, इंटरपोलेशन, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। 22 की हेडिंग पढ़ो, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और फिर इंटरपोलेशन। पहला लफ्ज इंटरपोलेशन है जो आंसर चाहिए कि ये क्या होता है, लाजमी पता होगा। इंटरपोलेशन का मतलब नहीं पता मैथमेटिकली कि क्या होता है। इंटरपोलेशन इज इंटरपोल का बेसिकली पता है, बोल नहीं दे। सुना, नहीं सुना, इंटरपोल का पता है, नहीं वो सुना कभी। इंटरपोल ना लेके जा नहीं, इंटरपोलेशन बड़ा यार बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है, मैं इसलिए थोड़ा सरप्राइज हूँ कि नहीं पता। ये होता है कि एस्टिमेटिंग वैल्यूज बिटवीन इंटरनल वैल्यूज, बहुत ही घटिया डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा घटिया फारिग डेफिनेशन है। तो ये होता है कि तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड में इस तरह होता है कि कोई भी डेटा सेट है तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास ईयर है, और ये तुम्हारे पास आजकल क्या महंगाई का रोना बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ईयर्स का डेटा है, ये तुम्हारे पास डेटा है 2015 का, ये तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा है 2016 का, ये तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा है 2017 का। अब तुम्हारे पास 3 फिगर्स होएंगी ना, तुम्हारे पास फिगर होएगी कि 2015 में महंगाई ये थी, 2016 में महंगाई ये थी, और 2017 में महंगाई ये थी। ये तुम्हारे पास 3 एक्चुअल फिगर्स होएंगी जो तुम्हारे डेटा सेट के अंदर से निकली है, ठीक है। फिर किसी मैथमेटिशियन ने, स्टैटिस्टिशियन ने बैठ के ये किया होएगा कि इनको इस तरह से लाइन से जोड़ दिया होएगा, और कहा होएगा कि अगर कोई बंदा पूछ ले कि यार 2016 के मिड में, यानी यहाँ पे आई डोंट नो अगस्त में, अगस्त ही साल का मिड होता है, तो अगस्त में या जून में वट कि महंगाई कितनी थी, तो तुम्हारे पास एक्चुअल डेटा तो नहीं है। एक्चुअल डेटा तो तुम्हारे पास 2016 जनवरी का और फिर 2017 जनवरी का है। तो तुम करते क्या हो, तुम इंटरपोलेशन करते हो कि तुम इस लाइन के हिसाब से उसको अंदाजा लगा के बताते हो कि यार वो इतनी एक होएगी मेरे ख्याल में, ये इंटरपोलेशन होती है। रियल डेटा पॉइंट्स के दरमियान में प्रिडिक्शन करना इंटरपोलेशन कहलाती है। और अगर मैं इससे बाहर प्रिडिक्शन करूँ ना, कि यानी कोई मुझसे पूछ लिया कि 2030 में कितनी होएगी, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन कहलाती है, एक्स्ट्रापोलेट करना रिजल्ट्स में। तो इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि तुम्हारे पास उस जगह पे रियल डेटा नहीं है, लेकिन तुम प्रिडिक्शन एक तरीके से कर रहे हो। न्यूटन भाई साहब ने इसके आपको 2 मेथड दिए करने के, जिनका ये दोनों टॉपिक्स का नाम है, न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस का इंटरपोलेशन फार्मूला, और न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस का इंटरपोलेशन फार्मूला। ये थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कोशिश करो ये मेरे साथ कर जो आज मोटा मोटा, ताकि कल हम प्रॉपरली मिड के आगे का कोर्स स्टार्ट कर सकें। इन दोनों फार्मूलों में एक चीज़, एक शर्त है, न्यूटन्स फार्मूलाज can only be used if abscissas, if we have equi-spaced abscissas.
एब्सिसाज एक्स को कहते हैं, एब्सिसा एक्स को कहते हैं, एक्स को कहते हैं, ठीक है। यानी वो जो एक्स का डेटा है ना, वो जो एक्स का पॉइंट है ना एक्स के, इक्वी स्पेस्ड होने चाहिए। ये देखो इक्वी स्पेस्ड है, 0.1 0.3 0.5, इनमें दरमियान में फासला बराबर है, और इसी तरह इधर भी फासला बराबर है। अगर तो इक्वी स्पेस्ड हैं तब तो तुम न्यूटन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका प्रॉब्लम है, यही इनफैक्ट इसका प्रॉब्लम है। फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला is used when we are interpolating towards the start of the interval, or backward difference formula is used when interpolating towards the end of the interval. और एक्चुअली तीसरी चीज़ मैं लिख नहीं रहा, मेरा नहीं ख्याल हो तुम्हारे कोर्स में है कि सेंट्रल डिफरेंस वाला फॉर्मूला उस वक्त यूज़ होता है जब सेंटर में कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या सारी बात है, इस डेटा को, बल्कि ये डेटा ज़्यादा आसान है, इस डेटा को देखो, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू है 1.7, पहली बात तो ये है कि ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि 1.7 इस रेंज के अंदर आता है, तो ये इंटरपोलेशन है। अब 1.7 इंटरवल के बिल्कुल स्टार्ट पे है, तो यहाँ पे तुम्हें खुद फैसला करना है कि मुझे फॉर्मल डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर मैं तुमसे मांगता 6.8 के ऊपर बताओ क्या है, तो वो आप कहते हैं कि यार 6.8 तो इधर एंड की तरफ आएगा, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, और ये फैसला खुद करना है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 9.2 पे बताओ, तो ये इंटरपोलेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रापोलेशन है। तो ये फैसला मेरे ख्याल में हमारे कोर्स में भी खुद ही करना होता है, मतलब क्वेश्चन नहीं ये बताता कि कौन से वाला यूज करना है। अच्छा, अब आई थिंक इससे तो ख़तरनाक से बेहतर है कि ये कर लो। ये ख़तरनाक इसलिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मतलब ये सारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से खुला हुआ है, तो ये जो फैक्टोरियल सारे आएंगे वो वहाँ से आएंगे। आई थिंक इट्स मच बेटर कि ये फॉर्म याद कर लो। ये छोटी सी चीज़ जो है ये है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसमें नज़र ही आ रहा है कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस लगा हुआ है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो बैकवर्ड डिफरेंस के फॉर्मूले में बैकवर्ड डिफरेंस लगे होंगे, सारी बात है, ठीक है। फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लो, मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल करना भी ना प्लीज़, ठीक है। पहले वाई नॉट को देखते हैं। वाई नॉट की समझ आ गई, पहली वैल्यू है डेल वाई नॉट फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस, डेल 2 वाई नॉट सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस, डेल 3 वाई नॉट थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस, सो ऑन। पी को डिफाइन करना चाहिए था, पी डिफरेंस होता है वो जो एब्सिसास का डिफरेंस होता है, लेकिन इसको डिफाइन करना चाहिए, किया नहीं हुआ कहीं पर, ये किया। तो हेयर पी इज दिस, पी ये है, और एच आपका वो स्टैट्स वाला एच ही होता है। एच इज द क्या कहूँ, मतलब वो डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस, डिस्टेंस बिटवीन एक्स, यानी लिखना ज़रा मुश्किल हो रहा है। एक्स के दरमियान में डिस्टेंस कांस्टेंट था ना, हर एक्स के दरमियान में डिस्टेंस 1 का था। इंटरवल साइज इसको कहते थे, सॉरी स्टैट्स में ये इंटरवल साइज है, ये 1 का डिफरेंस है, ये एच हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैंने तुमसे मांग लिया है, ये तो खैर बैकवर्ड डिफरेंस होएगा, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे मांग लूँ कि मुझे बताओ 0.2 पे क्या वैल्यू है, ये मैंने तुमसे क्वेश्चन किया कि 0.2, ठीक है। तो ये 0.2 जो है ये वो एक्स होएगा जो मैंने फाइंड करना है। ये नहीं लगाऊंगा जरा, ये बड़ा आसान है, मतलब इसको अब ऐसी तुमने ये मिड से पहले किया होएगा। जी सर, किया हुआ है ये। ज़रा करूँगा ज़रा कोशिश कि ये कैसे करोगे। अब टेबल लगा दूँ, टेबल लगा देता हूँ।
ये टेबल मैं आपको कॉपी कर देता हूँ। ये टेबल आ गया इसका। चलो अब ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें कि ये करना कैसे है। तो x वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो x हमारा यहाँ पे है 0.2, जिसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन करनी होती है, वो x होता है फॉर्मूले के अंदर। ये मतलब x, ये वाला x वो होता है। p निकाल लो, तो p इज x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। h क्या है? h भी 0.2 है, तो इसका आंसर आएगा 0.5 मेरा ख्याल है। 0.1 और 0.2.5 ठीक है। तो ये मेरा पी आ गया। अब बाकी गेम है क्या यार, इधर वैल्यूज रखी जो बस और खेली जो, मतलब पी की वैल्यूज रख दो। डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ से? मेरे एग्जांपल में वाई नॉट की वैल्यू क्या है? सर 0। हाँ मतलब कंफ्यूजन क्यों है इसमें? ये वाई नॉट 0। डेल वाई नॉट की क्या वैल्यू है? डेल वाई नॉट 0.064। बिल्कुल, क्योंकि आप वाई नॉट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूटन के फॉर्मूले में आप सिर्फ पहली रो इस्तेमाल करते हो। ये डेल वाई नॉट है, ये डेल 2 वाई नॉट है, ये डेल 3 वाई नॉट है, ये डेल 4 वाई नॉट है, और डेल 5 तक पहुंच के आप रुक जाओगे क्योंकि वो है ही 0। तो वहां पे पहुंच के आपका हाथ खुद ब खुद ये फॉर्मूला चलते चलते रुक जाएगा। एंड द रेस्ट इज ऑल देयर। पी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, वो इधर रखो। इवेंचुअली आप सारा सॉल्व करके आंसर निकालोगे। अगर ये किसी बंदे ने नहीं किया हुआ, वैसे तो मेरे से पहले किया होएगा, लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लो आज। आज कर लेना, मतलब जाके ये डेटा दिया हुआ। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाओ। बन गया। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एफ ऑफ 15 फाइंड करना है। तो 15 इज एट द स्टार्ट ऑफ इंटरवल। तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाया हमने, और उसके बाद ये फॉर्मूला लेके वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करके एंड पे तुम्हारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आएगा कि 56.862 जो भी आंसर आता है। पता नहीं कितने हैं, सारे ना करना, बस एक दो पे सिर्फ। बेसिकली आगे चलने के लिए यू नीड दिस। ये आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए कि टेबल आपसे ठक ठक बननी चाहिए, वरना प्रॉब्लम। बैकवर्ड डिफरेंस में अगेन आई थिंक ये सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म होएगी जो याद करनी चाहिए। लिखूंगा बैकवर्ड डिफरेंस में ये सिंपलेस्ट फॉर्म होएगी जो याद करनी चाहिए। अगेन फर्क है फॉर्मूले में बहुत। इसमें वाई, उसमें वाई नॉट था, इसमें वाई एन है। डेल वाई एन है, डेल वाई एन है। अब व्हाट डज एन मीन? एन मीन्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने भी तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ पॉइंट्स चल रहे हैं। अब अगर तुम बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, तो लास्ट क्या होएगा? एक्स सेवन या वाई सेवन। तो ये डेल वाई सेवन लिखा हुआ है, वो लास्ट वैल्यू होएगी 169। ये डेल टू वाई सेवन लिखा हुआ है, वो ये वाली लास्ट वैल्यू होएगी 42। तो अगर थोड़ा सा तुम जाके प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि फॉरवर्ड डिफरेंस में हमेशा फर्स्ट लाइन काम आती है, बैकवर्ड डिफरेंस में हमेशा लास्ट लाइन काम आती है। ये टोटका है, मतलब आप क्विकली चेक कर सकते हो अपने आप को कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं। और बाकी वही है, पी का फॉर्मूला है, एंड यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, गेम सारी वही है कि टेबल अगर सही बन गया है तो उसके बाद सारी ये वैल्यूज उठा के इसके अंदर रखनी है, और अल्लाह अल्लाह खैर से ये 2 मिनट बस, ये वो है। उसके बाद मजदूरी है, मतलब कैलकुलेटर की मजदूरी है सिर्फ सॉल्व करना। ये ज़रूरी था, मैं अब डायरेक्टली 23 नहीं खोल सकता था आज, तो इसको आज जाके देखो। कल मैं वाकई 23 खोलूँगा और मैं लेग्रांज से शुरू होऊंगा, लेकिन बात वहीं से शुरू होएगी कि न्यूटन के फॉर्मूले ये थे, लेग्रांज ये है, इसलिए ये सारा करना ज़रूरी है। लो भाई रुको यहाँ पे,
कल मिलेंगे। सो गए? चलो कोशिश करेंगे कि मिल जाए। बिल्कुल ही सो गए।